निकोलस केज की नई फिल्म आई है। इस बार उनकी दुनिया पर अजीबोगरीब वायरस का हमला हुआ। इंसान और जानवर चिड़चिड़े राक्षस बन गए और कुछ ही महीनों में सारे शहर कब्जे में आ गए। राक्षस धूप से डरते हैं, इसलिए दिन में बाहर नहीं निकलते, जिससे बचे हुए इंसान किसी तरह जी रहे हैं। केज शहर छोड़कर उपनगर में शरण लिए, जहां उसे 2 नवजात लड़के मिले और तब से उनका परिवार ऐसे ही जी रहा है। हालांकि वे ज्यादातर लोगों से ज्यादा खुशकिस्मत हैं, पर इन सालों में एक भी रात चैन से नहीं सो पाए। बंद लकड़ी के दरवाजे से टकराने की आवाज आती है। राक्षसों को जिंदा इंसानों की गंध आती है। केज को दरवाजे पर पहरा देना पड़ता है। सुबह होते ही उसने कल रात राक्षसों के हमले वाले दरवाजे को देखा। पंजे के निशानों के अलावा राक्षसों ने इतने कीड़े छोड़े थे कि वे लकड़ी को लगभग चबा चुके थे। बड़े बेटे की दूरदर्शिता थी। वह भागने की बजाय शोध हेतु एक राक्षस को जिंदा पकड़ना चाहता था। कमजोरी पता चले तो ही शांति से निपट सकते हैं। पर केज निराशावादी होकर मानते हैं कि राक्षस अत्यधिक प्रदूषित पर्यावरण के उत्पाद है, जो इंसान और वायरस को खत्म कर धरती को साफ करने आए हैं। राक्षस तभी गायब होंगे। खैर, शिकायतें अपनी जगह थीं, लेकिन उन्हें आगे के अस्तित्व के लिए भागना पड़ा। केज ने बेटों को नदी किनारे सामग्री लाने भेजा, पर आधे रास्ते में टोरी गाड़ी से कूदा। उसने भाई से सूर्यास्त से पहले मिलने का वादा किया और रोज फार्म की ओर भागा। दरअसल टोरी को खेत मालिक की बेटी शार्लोट पसंद थी, इसलिए वो अक्सर उससे मिलने और बातें करने आता था। दोनों का एक ही आदर्श था, एक ऐसी जगह ढूंढना जहाँ कोई राक्षस न हो और वहीं बस जाना। पर इस सर्वनाश की दुनिया में ऐसी जगह कहाँ मिलेगी, और उनके माता पिता भी आसानी से कहीं नहीं जाएंगे। जोसेफ एक परित्यक्त घर में पहुंचा। शायद यहाँ जरूरत की सामग्री मिल जाए, पर जैसे ही उसने कोने की अलमारी खोली, अनगिनत कीड़े उड़कर बाहर आ गए। उसे पता नहीं था कि यह जगह राक्षसों से भरी है। जल्दी निकलना होगा। इधर टोरी प्रेमिका संग इतना खो गया कि जब होश आया तो देर हो चुकी थी। जल्दी में घर भागा, पर जंगल में एक दरार में फिसलकर गिर गया। जोसेफ अपने भाई का इंतजार करता रहा। उसे लगा वह घर चला गया होगा, पर ढूंढने पर भी नहीं मिला। तभी कोई लापता मिली। बूढ़े पिता केज का दिल दहल गया। उसने जोसेफ को दरवाजे बंद कर घर पर रहने को कहा और बैग ले अंधेरे में निकल पड़ा। अगर कुत्ता सही सूंघे तो केज को अपने लापता बेटे को ढूंढने का यकीन था। टोली बेहोशी से जागा ही था और उसने देखा कि वह जगह सीधे राक्षस के अड्डे से जुड़ी हुई थी। उसने बाहर निकलने के लिए लाइटर जलाया और एक अंधेरा खाद दिखा। टोनी डरकर पीछे हटा। जानता था राक्षस की नजर उस पर है। खैर, सही वक्त पर केज आवाज सुनकर आ पहुंचा और उसने राक्षस को एक ही बार में मार गिराया। बेटे के वहीं होने का पता चला तो केज उससे मिलने नीचे आया। आग रात हो चुकी थी, इसलिए उन्हें एक रात वहीं गुजारनी पड़ी। अंदर आने का रास्ता बंद करके माँ बेटा गहरी नींद में सो गए। पर जोसेफ ने सोने से पहले दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया, जिससे राक्षस को फायदा मिल गया। जोसेफ के सो जाने पर राक्षस ने दरवाजा खोला और चुपचाप हाथ अंदर डाला। नाखून लंबे होने पर भी जोसेफ तक नहीं पहुंच पा रहा था। चालाक राक्षस ने ताला खोला, पर अंदर घुसते ही आसमान से एक पिंजरा उस पर आ गिरा। आर्थर और श्मेल ने आखिर एक राक्षस को पकड़ ही लिया और उधर केज वो उसका बेटा अचानक नींद से जाग गए। हालांकि गुफा का मुहाना पत्थरों से बंद था, पर राक्षस ने जमीन के नीचे एक सुरंग खोद ली। घबराकर केज ने एक गैस कनस्तर पत्थर में डाला और उसे जोर से मारा, जिससे गुफा का मुहाना उड़ गया। खैर, अब सुबह हो गई थी और राक्षस पीछा करने नहीं आया। घर पर जोसेफ ने अपने पिता का इंतजार किया, फिर उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। जंगल के किनारे उसे अपना भाई मिला। पहले हुए विस्फोट में केज बुरी तरह घायल हो गया था और अब भी कोमा में था। दोनों भाइयों ने पिता को गाड़ी में लेटाया। घर लौटकर टोरी ने अपने भाई द्वारा रात में पकड़े गए राक्षस को देखा। वह गुस्से में उसे मारना चाहता था। जोसेफ मना कर रहा था। उसे राक्षस की कमजोरी पर शोध करना था, लेकिन धक्का मुक्की में उन्होंने गलती से पिंजरे की कुंडी गिरा दी और राक्षस बाहर निकल भागा। धूप के डर से वह कोने में छिपा रहा, बाहर न निकला। पर जैसे ही टोरी चाकू लेकर आया, राक्षस तेजी से झपटा। गनीमत रही जोसेफ ने कांटे से उसे रोका और टोरी ने चाकू निकाल अंतिम प्रहार किया। जोसेफ शव को लकड़ी के शेड में ले गया ताकि रिसर्च कर सके। उसकी अंग संरचना अनोखी थी और पेट में कई कीट के अंडे थे। तभी उसके छोटे भाई टली ने याद दिलाया कि पिता की हालत बिगड़ रही है, उन्हें रोज फार्म ले जाया जाए। हालांकि जोसेफ को लगा दवाइयां नहीं मिलेंगी, पर उसने कोशिश करने का फैसला किया। जब वे खेत पहुंचे और अपना इरादा बताया तो खेत के मालिक ने तुरंत ही मना कर दिया। राक्षसों से भरी इस प्रलय में दवाइयां सबसे कीमती सामग्री थी। हालांकि उन्होंने टली को खेत पर रुकने का प्रस्ताव दिया। टली पिता को नहीं छोड़ना चाहता था, पर भाई ने उसे वापस भेज दिया। सामग्री लाने अब कोई बाहर नहीं जा रहा था। घर का भोजन 3 के लिए पर्याप्त न था। अपने परिवार को जाते देख टली ने मन में एक योजना बना ली थी। वह यहाँ दवाइयां ढूंढने के लिए रुका था, न कि ऐशो आराम से जीने के लिए। उधर आर्थर जैसे ही घर लौटा, उसने देखा कि रोज फार्म के मवेशी और भेड़ बुरी तरह डरे हुए थे। उसके मन में अशुभ पूर्व ज्ञान था कि क्या राक्षस हमला करने वाले हैं। पिता को लिटाकर आर्थर ने घर की कमजोरियां जांची। देखा कालीन के नीचे राक्षस ने लकड़ी के तख्ते में छेद किया है। पता नहीं कब से उनमें जमीन में घुसने की क्षमता आ गई और टॉली ने अपने कर्तव्य का पालन किया और प्यार की शक्ति से अपने पिता के इलाज की दवा ले ली। पर खेत के इलाके से निकलने से पहले ही किसान ने उसे पकड़ लिया। उसने इस चोर को सजा देने का फैसला किया। टॉली ने बताया कि ये शार्लोट ने दी है, जिससे किसान को और गुस्सा आया। अपनी बेटी को भड़काने के लिए उसने उसे तुरंत मार डालने का हुक्म दिया। जैसे ही मैनेजर ने बंदूक उठाई, जमीन धंस गई और वह छेद में जा गिरा।
दरअसल रोज फार्म पर हमला करने के लिए राक्षस कई दिनों से तैयारी कर रहे थे। जमीन के छेद से राक्षस निकला और किसान को दबोच लिया। घर की मालकिन को बेटी की चिंता थी। वो जैसे ही सीढ़ियों से उतरी, दूसरे राक्षस ने उसे जमीन पर गिरा दिया और फिर तुरंत ही उसे निगल लिया। शार्लोट हलचल सुनकर देखने दौड़ी। उसकी माँ राक्षस में विलीन हो चुकी थी और टॉली का भेड़ का बाड़ा भी राक्षसों के पूरे हमले का शिकार हो गया था। जैसे ही उसने रस्सियां खोली, तभी शार्लोट से उसकी मुलाकात हुई। जलते हुए घर को देख टॉली अपनी प्रेमिका को लेकर अपने घर लौट गया। उसका भाई जोसेफ पिता के पास था। तभी दरवाजे के छेद से एक हाथ अंदर आया। टॉली वापस आ गया था। गुलाब फार्म पर राक्षस हमले का पता चलने पर जोस को एहसास हुआ कि यहाँ भी जल्द हमला होगा। अच्छी बात यह थी कि उनके पिता केज दवा के असर से कोमा से जाग गए थे। उनके प्रोत्साहन पर भाइयों ने घर की सुरक्षा मजबूत की। वे गोदाम से तेल के बैरल लाए और एक पुराना फ्रिज वापस कमरे में ले आए। जोस हमेशा राक्षसों से निपटने की सोचता रहता था। अब उसे प्रदर्शन का मौका मिल गया था। उसने भाई और शार्लेट को हॉल में पेट्रोल छिड़कने को कहा। उसने शिकार को फ्यूज की तरह इस्तेमाल किया और एक साधारण टाइम बम बनाया। जब सील की गई मंजिल से फिर से आवाज आई तो जॉन ने जल्दी से शिकार जला दिया। जल्द ही कई राक्षस विभिन्न दिशाओं से घुसने लगे। जोस और उसके भाई ने जानबूझकर हलचल मचाई। फिर शार्लेट संग ऊपर भागे। उन्होंने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया था, पर बम विस्फोट तक टिके रहना था। केज, जो बिस्तर पर लेटा हुआ था, अचानक खड़ा हो गया। राक्षसों को रोकने के लिए उसे ही यह खतरनाक काम करना था। जल्द ही सभी राक्षस गलियारे के अंत में जमा हो गए। केज ने एक ही बार में नेता को गिरा दिया। बचे हुए राक्षस आगे बढ़े। मशीन ढीले तख्ते के नीचे गिर गई और दोनों भाई तुरंत बाहर आ गए। उसे जमीन पर गिरा देते हैं। केज ने शार्लेट की पिस्तौल छीन ली ताकि वह बच्चों को और समय दे सके। जब जोसेफ और अन्य रेफ्रिजरेटर में छिपे तो नीचे सिगार जलकर खत्म हुआ और बड़ा धमाका हुआ। न जाने कब जोसेफ और बाकी फ्रिज से निकले। देखा घर खंडहर बन गया था। वे निकलने वाले थे, पर राक्षसों का जीवित होना उन्हें पता नहीं था। वे विशाल तेज पहिए की तरह कार का पीछा करने लगे। शार्लेट ने कई गोलियां चलाकर इस झुंड को आखिरकार हरा दिया। इस आपदा के बाद तीनों बच्चे काफी समझदार लग रहे थे। अब बड़ों के बिना उन्हें इस प्रलय का अकेले ही सामना करना होगा। टॉली ने एक नई जगह पर घर बनाने और अपना स्वर्गलोक बनाने का फैसला किया। तो यह थी स्वर्गलोक की पूरी कहानी। हालांकि इस फिल्म की निर्माण लागत ज्यादा नहीं लगती, लेकिन इसका माहौल बनाना और राक्षसों का डिजाइन काफी देखने लायक है। केज अंकल ने अभी तक अपना कर्ज नहीं चुकाया। फिल्म में उनकी भूमिका सीमित है, जैसे सिर्फ पैसा कमाकर निकल जाना। शायद फिल्म क्रू के पास पैसे कम थे। वे केज की फीस नहीं दे पाए, जिस कारण वह बस एक उपकरण बन गए। ज्यादातर समय मामूली भूमिका निभाई और महत्वपूर्ण दृश्य दोनों बेटों ने निभाए। यह एक अच्छी सर्वनाश वाली फिल्म हो सकती थी। सब कुछ मौजूद था। रात में खतरा, राक्षस आसन्न है। नायक को अपने 2 बेटों और एक कुत्ते का ध्यान रखना था। सही प्रदर्शन से यह सर्वनाश का माहौल भी बनाती और पिता पुत्र के स्नेह से दर्शकों की भावनाएं जगाती। पर आगे चलकर सब गड़बड़ हो जाता है। दर्शकों को जोड़ना मुश्किल है। पड़ोसी विल स्मिथ ने इसे देखा और सिर हिलाया। 10 साल से भी पुरानी कुछ क्लासिक फिल्मों के अलावा निकोलस केज ने कोई अच्छा काम नहीं किया है। अंत में आर्ची जानना चाहता है, निकोलस केज का सबसे क्लासिक किरदार कौन सा है।